कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज अनिवार्य हिंदी पाठ क्रमांक 3। पाठ क्रमांक 3 कवि सेनापति। आज हम सेनापति कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह अर्थात दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने लिखा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। अर्थात रीतिकालीन कवि सेनापति को राम भक्त कवि माना गया है। उनके बारे में गुरुजी ने लिखा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी। सेनापति की रचना में तथा उनके ऊपर सीतापति अर्थात भगवान श्री रामचंद्र की प्रसाद और कृपा इस प्रकार की थी कि जब भी वो रचना करते थे उनकी रचनाएं उत्कृष्ट हुआ करती थी और उन रचनाओं को सभी कवि सुनने और पढ़ने को लालायित रहते थे। ये रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। इन्होंने कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम है या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। रीतिकाल के कवि सेनापति के वास्तविक नाम के बारे में अभी भी साहित्य में स्पष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं है। काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे। सेनापति सेना का नेतृत्व करने वाले। साहित्य में भी उनका नेतृत्व, उनकी लेखन शैली इस प्रकार की थी कि अलग दूसरे कवियों से अलग और हटकर थी, और यही उनको एक सेनापति की उपमा से सुशोभित कराती है। सेनापति राम भक्त कवि थे और श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्त थे। अर्थात उन श्लेष अलंकार और श्लिष्ट प्रभाव उनकी रचना का महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था और श्लेष अलंकार को इनका प्रिय अलंकार माना गया है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध कवि। रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां होती है। एक होती है रीतिबद्ध, दूसरी होती है रीतिसिद्ध और तीसरी होती है रीति मुक्त। वैसे रीतिकालीन कवियों का समय है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है, और रीतिकाल का समय भक्तिकाल के बाद में आता है। सर्वप्रथम आदिकाल, फिर भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। वैसे तो सेनापति को भक्तिकाल और रीतिकाल का संधि कभी भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों कालों में अपनी रचनाएं की है। रीतिकाल कवियों की श्रेणी में रीतिबद्ध कवि वे कवि होते हैं जो किसी संध, अलंकार, शब्द शक्ति या ग्रंथ लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखते थे और उनके नियमों पर चलते थे। वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिसिद्ध कवि जिनको किसी संध, अलंकार, शब्द शक्ति या ग्रंथ लिखने का पता तो
होता था, लेकिन उन पर कोई रचना नहीं बनाते थे। और तीसरे प्रकार के होते हैं रीति मुक्त कवि। ये वे कवि होते हैं उनको किसी संद अलंकार या शब्द शक्ति ग्रंथ लिखने का पता है या नहीं है वो अलग है, लेकिन वे इन नियमों को भी नहीं मानते थे और अपने मन से रचना करते थे। ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। और सेनापति की दो प्रसिद्ध रचनाएं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राय है, अभी हमें प्राप्त नहीं है, और दूसरी रचना है उनकी कवित रत्नाकर जो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मानी जाती है। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। अलंकार संद और रस ध्वनि तो इनकी रचना में मिलते ही है, उसके अलावा अलंकार संप्रदाय रीतिकालीन कवियों में भी अलग तरह के कवि होते हैं। जैसे अपने 3 श्रेणी पढ़ी, उसी प्रकार से कोई अलंकार संप्रदाय का अनुसरण करता है, कोई संद संप्रदाय का अनुसरण करता है, तो कोई शब्द शक्ति संप्रदाय। जो अलंकारों को महत्व देकर रचना करते हैं वो अलंकार संप्रदाय कहलाती है। जो संद को महत्व देकर रचना करते हैं वो छंद संप्रदाय कहलाती है। और जो शब्द शक्तियों को महत्व देते हैं तो वो शब्द शक्ति संप्रदाय कहलाती है। तो सेनापति की रचना है वो अलंकार संप्रदाय पर आधारित है। सेनापति को ब्रज भाषा का कवि माना गया है, उनकी रचना में ब्रज भाषा है। और सेनापति नाम की भांति कि उनके पास में साधारण शब्द भी जब उनके हाथ में आ जाते हैं तो वो सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वो इस प्रकार से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद गुण और ओज गुण की प्रधानता है। हिंदी साहित्य में प्रसाद गुण, ओज गुण महत्वपूर्ण गुण माने गए हैं। 3 जो गुण होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ओज गुण वह होता है जो रचना में पढ़ने पर पाठकों के मन में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है और जुनून होती है और उससे प्रेरणा मिलती है। प्रसाद गुण वह होता है जो कविता रचना पढ़ते हुए हमें प्रिय भी लगती है और समझने में आसानी रहती है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की एक अनूठी विशेषता मानी गई है। परिमार्जित यानी उन्होंने सब चाहे हिंदी के है, चाहे साधारण है, चाहे फारसी के है, इस प्रकार के शब्दों को शुद्ध और आसान करके अपनी रचनाओं में प्रयोग किए हैं कि वो जल्दी ही समझ में आ जाते हैं। ये भी उनकी एक विशेषता है। पाठ परिचय में हम देखते हैं कि यहाँ रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि सेनापति ने पाठ्य पुस्तक में ऋतु वर्णन जो कि कवित रत्नाकर से लिया गया है 4 छंद हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं जो ऋतुओं पर आधारित है। पाठ परिचय देखेंगे। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ एवं प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग भी कवि ने किया है। प्रौढ़ एवं प्रांजल नमूना ऋतु वर्णन। प्रौढ़ का अर्थ होता है एकदम सरल, परिपक्व और शुद्ध, और प्रांजल का अर्थ होता है सुबोध यानी जल्दी समझ में आने वाला और किसी भी लक्षणों पर आधारित हो, उसको हम प्रांजल कहते हैं। बसंत ऋतु का वैभव पूरी सटा के साथ पंक्तियों में पिरोया है। कवि ने बसंत ऋतु का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है।
कवि ने मानवीय यानी बसंत ऋतु को मनुष्य की भांति दिखलाया गया है, मनुष्य का रूप देकर, अर्थात मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। पूरादर्शी राजा के आगमन के काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंध में है, कोकिल सारण की भूमिका में पदगान कर रहा है, शोभा के सुख में उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। ये इनके प्रथम संद में उन्होंने उल्लेखित किया है, वर्णन किया है। क्योंकि राजा जब भी आगमन करता है तो वो एकाकी नहीं होता है, अपनी शत्रुरंग दल सेना के साथ में गमन करता है, आक्रमण करता है, आता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु के आने के समय प्राकृतिक परिवर्तन और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया है। इसी तरह उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नह न भीराम एवं सुख में हो जाती है। ग्रीष्म के बाद में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो आगमन के समय जो परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन में नैनों को अभिराम अर्थात प्रिय लगने वाले प्राकृतिक वातावरण हो जाता है और वो वातावरण सुख में भी हो जाता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया। इस प्रकार का कवि का वर्णन है अलंकारित युक्त प्राकृतिक सौंदर्य का, सुबोध भाषा का, कि उन ऋतुओं को हम हमारी आंखों के सामने समस्त ऋतुओं का परिवर्तन और उनका प्रभाव देख पा रहे। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है और बरसात के बाद में शीत ऋतु के आगमन और उनके श्रम प्रभाव के समय शीत ऋतु का जो जितना प्रभाव होता है उसके आगे सूर्य, ताप एवं अग्नि सभी प्रभावहीन नजर आए हैं, उसको भी उल्लेखित किया है। इस हमले ने यानी शीत ऋतु के हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की सुगंध तीर के समान घातक होती है और उस समय सूरज का प्रभाव होता है, सूर्य के तेवर है वो भी निस्तेज पड़ जाता है। अलाव की आग को घेर कर लोग है वो ठिठुर रहे हैं, जो बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। धन्यवाद।